नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस एपिसोड में एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे आज के इस एपिसोड का विषय एक बार फिर से यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के कानूनी हक की लड़ाई है। भारत का संविधान आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से अपनी मर्जी के अनुसार राइट टू लाइफ एंड राइट टू एजुकेशन ग्रांट करता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि भारत के संविधान के इस रक्षा के लिए आपने जो ऑपरेशन गंगा चलाया वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भारतीय छात्र जो यहाँ फरवरी के महीने में मार्च के अंत में लौट के आ चुके हैं, अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित परेशान हैं। उनके साथ साथ उनके परिजन, उनके चाहने वाले और हम जैसे कानून के विद्वान और अध्येता भी परेशान हैं। मैं जानता हूँ कि आपने संसद में बयान दिया है, आपकी तरफ से और आपकी सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी यह आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब तक समाधान नज़र नहीं आ रहा है, छात्र बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आइए आज हम इस एपिसोड में प्रधानमंत्री को अपील करने के साथ साथ कुछ समाधान न सिर्फ सुझाएंगे या जो समाधान सरकार से आई है वह भी हम आप छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी ताज़ा समाचार जो मिल रहे हैं वह है संयुक्त राष्ट्र की बैठक से। ताज़ा समाचार जो आ रहा है वहाँ भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पे जो बैठक हुई है उसमें भारत के अस्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति जी ने पूरे विश्व को, यूनाइटेड नेशन को भारत की तरफ से यह आश्वासन दिया है कि छात्रों की समस्या का समाधान सरकार जल्द ही निकाल लेगी। तो यह एक अच्छी खबर है और हम यह समझते हैं कि उच्च स्तर पर, टॉप लेवल पर भारत सरकार इस बारे में कोई सार्थक कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इसकी सूचना हम सभी लोगों तक आएगी। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सरकार की तरफ से जो पहल दिखाया गया है या जो बात सामने आ रही है उसमें निस्संदेह कर्नाटक ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। कर्नाटक के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ने छात्रों को अपने यहाँ एडमिशन देने की पेशकश की है और इस बारे में ज़रूरी अनुमति प्राप्त करने हेतु नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी लिखा है और साथ ही साथ कर्नाटक सरकार से भी अनुरोध किया है कि इस बारे में कानून में यथोचित बदलाव कर उनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर उनको इन छात्रों की मदद करने की अनुमति दी जाए। तो यह एक अच्छी खबर है। कर्नाटक से जो दूसरी अच्छी खबर आ रही है वह इससे भी अच्छी खबर है कि कर्नाटक के सरकार ने वहाँ के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों को, ध्यान से सुनिए, वहाँ के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों को यह आदेश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से कर्नाटक के 700 MBBS स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और वो लौट करके भारत आ गए हैं, कर्नाटक आ गए हैं, उनको बिना किसी लाग लपेट नागा के पढ़ाई करने की अनुमति दी जाए। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, एडमिशन की बात अभी नहीं कर रही है सरकार, लेकिन सरकार यह कह रही है कि उनकी पढ़ाई जिसमें ब्रेक आ गया है वह भारतीय छात्रों के साथ कर्नाटक के सरकारी कॉलेज में बिना कोई अतिरिक्त फीस दिए ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस बीच में
सरकार यह प्रयासरत है। उसने केंद्र सरकार को, नेशनल मेडिकल काउंसिल को पत्र लिख करके कानून में परिवर्तन की अनुमति चाहिए है, ताकि इन छात्रों का भविष्य, इन छात्रों का साल खराब ना हो सके और कोई ना कोई रास्ता निकालकर उन्हें आगे की पढ़ाई बदस्तूर रेगुलर स्टूडेंट के तरफ करने की इजाज़त दी जाए। कर्नाटक के इस 2 बड़े कदम ने न सिर्फ जहां भारत को रास्ता दिखाया है, वहीं दूसरे राज्य सरकारों को भी रास्ता दिखाया है। और 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के जानिब से मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट इंडिया यह अपील करना चाहूँगा बाकी मुख्यमंत्री से कि वह भी अपने अपने राज्यों में अपने अपने लौटे हुए छात्रों के लिए ऐसी मुकम्मल व्यवस्था बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी देरी के करें। जो तीसरी या चौथी अच्छी खबर है कि इंजीनियरिंग के छात्रों को AICTE ने यह परमिशन दे दी है कि वह जो सीट खाली है, जिन कॉलेजों में उनकी सुविधा है, वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हैं और अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस आधार पर मैं यह मान सकता हूँ कि जल्द ही ऐसी ही मुकम्मल, ऐसी ही पुख्ता, ऐसी ही विश्वसनीय खबर हमें मेडिकल स्टूडेंटों के लिए भारत सरकार से मिलेगी। आप परेशान ना हों, आप अपना धैर्य बनाए रखें, सरकार पे लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाते रहें, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने राज्य सरकार के माध्यम से। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप छात्रों तक, आपके परिवार तक यह खबर पहुंच सके। और इसको शेयर करने का परिणाम यह होगा कि दूसरे राज्य सरकारों पर, केंद्र सरकारों पर भी दबाव बनेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपके हित में है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी जल्द से जल्द दबा दें ताकि आप तक ताज़ा तरीन जानकारी बनी रहे। मैं यूक्रेन से भी एक बहुत बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप यहां बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं वह बड़ी खबर आपको यूक्रेन से दूं, उसके पहले मेरा आपसे एक निवेदन है साथियों। मैं यह चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जहां सुन रहे हैं वहीं रोक दें और अपने साथी, भारतीय साथी नवीन शेखरप्पा की याद में 1 मिनट का मौन रखें। यह आपकी श्रद्धांजलि होगी अपने साथी के साथ। आप वह खुशनसीब लोग हैं जो भारत सुरक्षित लौटकर आ गए हैं, लेकिन हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा बेटा नवीन शेखरप्पा खार्किव की उस गोलाबारी में शहीद हो गया है। मैं भारत सरकार से उचित मुआवजा के लिए भी उसके परिवार की मांग करता हूं और आप सबसे भी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके आप इस मांग को आगे बढ़ाएं, ट्वीट करें, अपने फेसबुक हैंडल पर लिखें। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, नवीन की एक फ़ोटो रखें और एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें जिसमें आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, साथियों को बुलाएं, ताकि लोग नवीन के इस दुख दर्द में शामिल हो सकें और आपकी समस्या को समझ सकें। जब आप यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें तो उसकी खबर मुझे भी दें। आप अगर मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं आने का प्रयास करूंगा, वरना आप अपने सभा की खबर ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को आपके दुख दर्द का पता लग सके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक अच्छी खबर आपको यूक्रेन से देने वाला हूं, तो 2 अच्छी खबर है कि जो भारतीय छात्र अंतिम वर्ष की पढ़ाई यूक्रेन में कर चुके थे, उन्हें डिग्री नहीं मिला था, उनको NMC ने भारतीय हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने की फ़िलहाल इजाज़त दे दी है। उसी तरह से
यूक्रेन की सरकार, जिसके लिए भारत के स्थानीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में कल धन्यवाद किया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए यूक्रेन की सरकार ने, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने भी तमाम छात्रों को, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय छात्र, यूक्रेन के छात्र भी शामिल हैं, बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ी छूट दी है। वो राहत और छूट क्या है? कॉर्क 1 और कॉर्क 2, जो ये विशेष तरह का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता था डॉक्टर बनने के लिए, तो कॉर्क 1 को, जो 3rd ईयर के बाद होता था, अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया। और कॉर्क 2, जिस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही बतौर डॉक्टर आप प्रैक्टिस कर सकते थे, उसको भी इस साल के लिए टाल दिया गया। अर्थात बिना कॉर्क 2 का एग्ज़ाम किए भारत के वो छात्र और यूक्रेन से MBBS किए वो तमाम छात्र प्रैक्टिस के लिए अलाउड हैं, वो पूरी तरह से डॉक्टर हैं। हम इसके लिए यूक्रेन की सरकार का और यूक्रेन के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और भारत सरकार से भी कहते हैं कि ऐसे ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए जाने की समस्या की ज़रूरत है। सवाल सिर्फ यूक्रेन के छात्रों का नहीं है, हमारे देश में 2 लाख छात्र फिलीपींस से और चाइना से भी जो MBBS करके लौटे हैं, वह भी इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं। तो मैं तो यह आग्रह करूंगा कि एक सम्यक समाधान निकाला जाए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका निकाला जाए। और एक अच्छी खबर यूक्रेन में अध्ययनरत फार्मा के छात्रों के लिए भी है कि उनको भी बिना विशेष लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के फार्मासिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करने की इजाज़त यूक्रेन के सरकार से मिल गई है। तो इस सप्ताह यह सारी पॉजिटिव खबरें यूक्रेन से आ रही हैं, भारत से आ रही हैं। आप छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए फोर्सी सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल। ताज़ा तरीन यूक्रेन से आने वाली खबरों के लिए, आपके अन्य कानूनी समस्याओं के लिए, उसके समाधान के लिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, इसके बेल आइकन बटन को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कि अगर आपने यूक्रेन में स्टडी करने के लिए लोन लिया है तो आपके किस्तों का क्या होगा, क्योंकि बैंक का डंडा अब आपके सर पर है। तो हम बात करेंगे उस कानूनी तोड़ की, उस कानूनी समस्या की अगले एपिसोड में कि आपके एजुकेशन लोन के EMI का क्या होगा, आपको छूट मिलेगी, नहीं मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ साथियों ने भारत में जब एडमिशन होगा तो उसमें रिजर्वेशन का भी हवाला उठाया है, जनरल कैटेगरी का भी हवाला उठाया है, उसके बारे में भी बात होगी अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे विदा लेता हूं, कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद।